हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पर, जहां हम शेयर मार्केट को आपके लिए आसान बनाते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्टर रोटेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि मार्केट अलग अलग सेक्टर में कब और कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसी के आधार पर आप अपने ट्रेड्स को भी प्लान कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ खास टिप्स दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस सेक्टर रोटेशन को आसान भाषा में समझते हैं। मार्केट कई सेक्टर से बटा होता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी। हर सेक्टर अलग अलग समय पर अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी तेजी में होती है तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब मार्केट में मंदी आती है तो फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करना सेफ माना जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें मार्केट के साइकिल को समझना चाहिए। मार्केट में दो फेज होते हैं, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। बुल मार्केट यानी कि जब मार्केट में तेजी होती है, इस मार्केट में हाई ग्रोथ सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी और ऑटोमोबाइल अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेयर मार्केट तब होता है जब मार्केट में गिरावट आ जाती है, और इस मार्केट में डिफेंसिव सेक्टर जैसे फार्मा और एफएमसीजी ज्यादा सेफ रहते हैं। इसके बाद हमें डेटा का यूज करना चाहिए। एनएससी के सेक्टरल इंडेक्सेस जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी को ट्रैक करना चाहिए, और देखना चाहिए कि किस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद जब कोई सेक्टर कमजोर दिखे तो अगले मजबूत सेक्टर में स्विच करना चाहिए। अब हम सेक्टर रोटेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। कोविड के समय यानी कि 2020 में फार्मा और आईटी सेक्टर ने जबरदस्त रिटर्न दिए थे। इसका कारण था लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मेडिसिन और डिजिटल सर्विसेज की डिमांड ज्यादा थी। वही 2021-22 के दौरान जैसे जैसे इकोनॉमी खुली, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में तेजी आ गई थी। इस समय फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा स्लो हो गया था। अब हम समझते हैं सेक्टर रोटेशन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स को। सबसे पहला बेनिफिट है लोअर रिस्क, यानी कि वीक सेक्टर से निकलकर स्ट्रॉन्ग सेक्टर में एंट्री करने से लॉस कम हो जाता है। सेकंड बेनिफिट है हायर प्रॉफिट। राइट टाइम पे सेक्टर बदलने से आप मार्केट के अलग अलग हिस्सों से प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में बांटकर रिस्क को कम कर सकते हैं। और फोर्थ है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का बेनिफिट, यानी कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जैसे इंडिकेटर्स से सेक्टर का फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब हम अपने सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी को समझते हैं। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। सेकंड है एमएससीडी क्रॉसओवर, जिससे हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता लगाने में मदद मिलती है। और थर्ड है आरएसआई। यह आरएसआई हमें यह बताता है कि कौन सा सेक्टर ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड है। अब हम लाइव चार्ट पे इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में स्विच कैसे करना है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डिमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर का वीकली चार्ट है। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी में वीकली चार्ट इस्तेमाल करना बेहतर होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लिया हुआ है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं ये ऊपर प्राइस है, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस मैंने ऐड किए हुए हैं। ये ब्लैक कलर का 100 का मूविंग एवरेज है, ब्लू 50 का मूविंग एवरेज है और रेड 20 का मूविंग एवरेज है। ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। अगर 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। जब ऊपर 100, बीच में 50 और उसके नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस होती है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहता है। और जब प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के बीच में होती है या फिर इन मूविंग एवरेजेस का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होता है तो मार्केट साइडवेज में होता है। इसी के साथ साथ मैंने नीचे आरएसआई इंडिकेटर को भी ऐड किया हुआ है। आरएसआई हमें ये बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। आरएसआई में 70 के लेवल को ओवरबॉट माना जाता है और 30 के लेवल को ओवरसोल्ड माना जाता है। और इसी के साथ साथ मैंने नीचे एमएससीडी इंडिकेटर को ऐड किया हुआ है। एमएससीडी इंडिकेटर में ये ग्रीन लाइन मैगडी लाइन है और ये रेड लाइन सिग्नल लाइन है। जब मैगडी लाइन इस सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो मैगडी हमें बाय का इंडिकेशन देता है, और जब ये मैगडी लाइन इस सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एमएससीडी इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। मैंने अपने चैनल पर इन इंडिकेटर्स के ऊपर और डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। इन इंडिकेटर्स का यूज सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए किस तरीके से किया जा सकता है, इसे मैंने और डिटेल में उन वीडियोस में सिखा हुआ है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस की लिंक दी हुई है, वहां पे क्लिक करके आप इन इंडिकेटर्स को और डिटेल में सीख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस सेक्टर का करंट सिनेरियो दिख रहा है। प्राइस मूविंग एवरेजेस के बीच में है, यानी कि ये सेक्टर फिलहाल साइडवेज में है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे अप्रैल 2024 में हमें इस सेक्टर में बाय का इंडिकेशन मिला था, क्योंकि हम देख सकते हैं प्राइस 100, 50, 20 इसके ऊपर चली गई थी। मैगडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी। आरएसआई भी 50 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे हमें बाय का इंडिकेशन मिला था। और उसके बाद यहाँ पे
यानी कि अगस्त 2024 में हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला था। इस सेक्टर से एग्जिट करने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिला था, क्योंकि मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया था। इसलिए हमें यहाँ से इस सेक्टर से स्विच करके एक ऐसे सेक्टर में एंट्री करनी चाहिए जो फिलहाल अप ट्रेंड में है, जहाँ पे बाय का सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा का चार्ट ओपन करता हूँ। निफ्टी फार्मा के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगस्त 2024 में ये सेक्टर अप ट्रेंड में है। इसका जो बाय सिग्नल मिला था जुलाई 2024 में, वो बाय सिग्नल अगस्त में कंटिन्यू था। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी अगस्त 2024 में मिली थी। ये अक्टूबर 2024 तक ये सेक्टर अप ट्रेंड में था, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को हमें अक्टूबर 2024 तक कंटिन्यू रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे ये ऑटो सेक्टर का चार्ट देखते हैं। ऑटो सेक्टर के इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेक्टर में हमें बाय का सिग्नल नवंबर 2023 में मिला था। मार्केट 150-20 इसके ऊपर चला गया था। उस टाइम पे इस मैकडी लाइन ने इस सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बाय का सिग्नल मिला था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिली थी। और उसके बाद हम देख सकते हैं अगस्त 2024 में इस सेक्टर में हमें सेल का सिग्नल मिला था। और इससे पहले जैसे हमने देखा था कि निफ्टी फार्मा अगस्त 2024 में अपट्रेंड में था, तो हमें ये इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से निकाल के फार्मा सेक्टर्स में करनी है। जुलाई 2024 में इस आईटी सेक्टर में तेजी आ गई थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्टर अपट्रेंड में था, क्योंकि 150-20 इसके ऊपर प्राइस चली गई थी। आरएसआई भी 50 के पास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी। इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला था। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर 2024 में हमें इस सेक्टर में सेल का सिग्नल मिला था, यानी कि अक्टूबर 2024 तक हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने बैंकिंग सेक्टर से निकाली थी, वो इन्वेस्टमेंट फार्मा या फिर आईटी सेक्टर में करने का मौका हमें यहाँ पे मिला था। इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट किए गए सेक्टर्स को हम रोटेट कर सकते हैं। सही समय पर जो सेक्टर गिर रहा है उसमें से पैसे निकाल के जो सेक्टर बढ़ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ये होती है सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी। इसी के साथ साथ हमें न्यूज और इवेंट्स को देखना चाहिए। बजट, इंटरेस्ट रेट में चेंज या फिर बड़े ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो तो मेटल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर फोकस करें। हमें सीजनल ट्रेंड्स का फायदा उठाना चाहिए। फेस्टिवल्स के सीजन में एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए मानसून के समय फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ट्रैक करना चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगा। एनालिसिस करते समय हमें हमेशा सेक्टर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहिए। अगर सेक्टर का पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो हमें यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। बड़े इवेंट से पहले ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो। और लास्ट, एक सेक्टर में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, ये थी सेक्टर रोटेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।